नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे एमई 308 यानी मशीन डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट नंबर 7 के अंदर कुछ कंपोनेंट्स डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। उसके अंदर हम जो है हेलिकल स्प्रिंग की डिज़ाइन कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्प्रिंग, अगर हम बात करें स्प्रिंग का क्या मतलब है, उसके बाद हम बात करेंगे हेलिकल स्प्रिंग का क्या मतलब है और उसका डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कंपोनेंट का अगर डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आता है ये सोचना या फिर ये देखना कि वो कंपोनेंट किस काम के लिए बना है। उसके बाद उसके ऊपर किस तरीके के लोड आते हैं और उन लोड की वजह से उसमें स्ट्रेसेस कितना जनरेट होता है, मैक्सिमम कितना जनरेट हो सकता है और उसके बाद कितना डिफ्लेक्शन उसके अंदर आ सकता है। और जो डेवलप्ड उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है या स्ट्रेस है वो परमिसिबल लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। ये कुछ कॉमन हमारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग का क्या मतलब है। तो ये जो वर्ड है स्प्रिंग का मतलब एक इलास्टिक मेंबर होता है, ये इलास्टिक चीज होती है जिस पर लोड लगाने इस पर वो एलोंगेट होती है या कंप्रेस्ड होती है, यानी कुल मिलाकर के वो अपनी डायमेंशन चेंज करती है। लेकिन जैसे ही लोड हटाया जाता है वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में दोबारा लौट के आ जाती है। स्प्रिंग बेसिकली इलास्टिक लिमिट में काम करते हुए डिफ्लेक्ट होती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी लोड इस पे आता है, स्प्रिंग पे जो भी लोड आता है वो उस लोड की वो लोड, मान लीजिए इस डायरेक्शन से अगर लोड आ रहा है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, दूसरी तरफ वो लोड एज इट इज या इम्पैक्ट फोर्स की तरह ट्रांसमिट ना हो। यानी ये लोड को ये ऑब्जर्व करेगी और धीरे धीरे रिलीज करेगी। यानी एक तरीके से सस्पेंशन मेनली इसका यूज होता है, स्प्रिंग का सस्पेंशन में यूज होता है ताकि किसी ऑटोमोबाइल या किसी व्हीकल के अंदर फ्रेजाइल मटेरियल्स को या ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ देखिए दूसरा वर्ड देखिए हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल का मतलब एक कॉइल फॉर्म में ये बनती जाती है। ये क्रॉस सेक्शन हमारा एक एलिवेशन हमने यहाँ दिखा रखा है, कट सेक्शन मॉडल, जिसके अंदर ये एक वायर है जो कि सर्कुलर प्रोफाइल में या फिर कोयल प्रोफाइल में ये रन कर रहा है और ये वायर का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखा रखा है। तो इसे हम कहेंगे हेलिकल स्प्रिंग। अब आगे बात करते हैं हेलिकल स्प्रिंग जब यूटिलिटी में आएगा, जब यूज में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा तो इस पे किस तरीके के लोड इस पे लगेंगे। तो ये देखिए हेलिकल स्प्रिंग लॉन्गिट्यूडनल ये डायरेक्शन जो होता है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो है लोड एप्लीकेबल होता है। तो ये सेंट्रल जो है आपका डब्ल्यू लोड इस पे लग रहा है। तो इस लोड की वजह से इसके मटेरियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी ये तो इस पूरे स्प्रिंग कंपोनेंट के लिए लोड है, लेकिन स्प्रिंग के जो मटेरियल है, ये वायर जो मटेरियल है, इस पे किस तरीके के लोड आएंगे वो हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लेंगे स्प्रिंग मटेरियल का, यानी जो वायर है उस पे अगर हम इक्वल एंड अपोजिट लोड W1 और W2 और दोनों की वैल्यू इस W के बराबर है, अगर ये एज्यूम करें तो यहाँ पर स्प्रिंग मटेरियल पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो लोड W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, W2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक तो लोड आएगा हमारा टॉर्शन, यानी यहाँ पर भी W और ये W2 जो कि W के बराबर ही है, तो W इंटू डी बाई टू, डब्ल्यू इंटू डी बाई टू एक टॉर्शन लोड आएगा। दूसरा, अब बचा हुआ जो अनबैलेंस लोड है वो W1 है। W1 डायरेक्ट शेयर लोड की तरह एक्ट कर रहा है, यानी स्प्रिंग जो मटेरियल है ये हमारे पास, इस पे इस सेंट्रल लोड की वजह से दो लोड आएंगे। पहला टोर्शन जिसकी वैल्यू W इंटू डी बाई टू होगा, दूसरा डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस जिसकी वैल्यू इस W यानी जो सेंट्रल लोड के बराबर ही होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में हम डायमेंशन देख लेते हैं। जो वायर है इसका डायमीटर हम स्मॉल डी ले रहे हैं, इस कोयल का इनर डायमीटर डी आई, एवरेज या मीन कोयल डायमीटर कैपिटल डी और आउटर डायमीटर डी आउटर हम ले रहे हैं। यहाँ पर ये नोमेनक्लेचर एक बार वापस देखते हैं। स्मॉल डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर,
कैपिटल डी इक्वल टू मीन कोयल डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, और या फिर स्प्रिंग डायमीटर, डी आई इनर डायमीटर जिसकी वैल्यू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, और डी आउटर आउटर डायमीटर जिसकी वैल्यू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। अब यहाँ पर एक और टर्म होगा स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स इस स्प्रिंग की ज्योमेट्री यानी वायर डायमीटर और कोयल डायमीटर में आपस में क्या रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसी से इसकी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। तो C इक्वल टू स्प्रिंग इंडेक्स एक कांस्टेंट हम लेते हैं इक्वल टू D अपॉन स्मॉल डी, यानी कैपिटल डी और स्मॉल डी का जो डायमीटर होगा वो स्प्रिंग इंडेक्स के तौर पे कहलाएगा। जनरली ये 6 to 10 इसकी वैल्यू होती है। और K जो होगा स्प्रिंग रेट, यानी स्प्रिंग पे लोड और डिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है उसको स्प्रिंग रेट हम कहते हैं। दूसरा देखिए LF इक्वल टू फ्री लेंथ। यदि इस कोयल, अगर हम इस कोयल स्प्रिंग को पूरा एलोंगेट करके स्ट्रेट लाइन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ इस डायग्राम में कुछ इस तरीके से नजर आएगी, इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से नजर आएगी। ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वायर के तौर पे नजर आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होगी पाई डी एन, पाई कैपिटल डी एन। दोबारा यहां देखते हैं हम LF जो होगा स्प्रिंग की फ्री लेंथ, LF इक्वल टू फ्री लेंथ, यानी ये जो स्प्रिंग है जब इस पे किसी तरीके का लोड नहीं है तो ये पूरी की पूरी जो लेंथ है, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है इसे कहलाएंगे, ये कहलाएगी LF फ्री लेंथ। LS इक्वल टू सॉलिड लेंथ, यानी जब इसको कंप्रेस पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा, कॉइल के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होगा तो इसे हम सॉलिड लेंथ कहेंगे। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न है तो n इंटू डी, ये डायरेक्टली हम ये सॉलिड लेंथ के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और LF इक्वल टू LS प्लस 1.1 वाई मैक्सिमम। यहाँ वाई मैक्सिमम जो होगा किसी स्प्रिंग के लिए मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन, इलास्टिक लिमिट में मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन को वाई मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्री लेंथ जो होता है LS प्लस 1.1 वाई मैक्सिमम होगा। ये कैसे होगा ये आगे देखते हैं, इससे पहले हम डायग्राम पर फोकस करते हैं। ये देखिए तीन लोड लगाने के बाद इसकी तीन कंडीशन है। ये सबसे पहले फ्री लेंथ है, यानी जब लोड हमने लगा नहीं रखा है तब ये पूरी फ्री है, तब ये लेंथ LF कहलाएगी। जब इस पे हम मैक्सिमम लोड लगा देते हैं, मैक्सिमम मतलब इलास्टिक लिमिट में जितना परमिसिबल है, मैक्सिमम लोड जब हम इस पे लगा देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ आ जाता है जिसको वाई मैक्सिमम हमने नाम दे रखा है। तो ये L कंप्रेस्ड लेंथ हो जाएगी। उसके बाद L सॉलिड, L S का मतलब अगर ये गैप भी अगर मिनिमाइज कर, ये गैप भी अगर जीरो कर दिया जाए और बिल्कुल जो वायर एक दूसरे को टच करे तो ये LS कहलाएगा। अब इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या होती है जरा ये देखते हैं। LS इक्वल टू ND, जैसा कि ये हम एक नॉर्मल चीज है। L कंप्रेस जो होगा फ्री लेंथ में से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को अगर माइनस करेंगे तो L कंप्रेस कंप्रेस्ड लेंथ आएगी। तो LF इक्वल टू L कंप्रेस्ड प्लस वाई मैक्सिमम, और L कंप्रेस्ड इक्वल टू L जो कंप्रेस्ड होगा वो सॉलिड लेंथ प्लस गैप। अगर हम इसको देखें, ये L कंप्रेस्ड जो है कंप्रेस्ड लेंथ सॉलिड लेंथ प्लस ये गैप हो जाएगा। तो L compressed equal to LS plus gap between coil under maximum compression। LF equal to LS, अब यहाँ पर देखिए LF equal to L compressed plus Y maximum, और L compressed की वैल्यू हम लिखेंगे LS plus gap plus Y maximum। अब गैप जो होता है वो करीब करीब जनरल ये माना जाता है कि 10% ऑफ Y maximum माना जाता है। तो LF equal to LS plus 0.1 Y maximum plus Y maximum, LF equal to LS plus 1.1 Y maximum। तो ये इक्वेशन जनरली यूज में ली जाती है। अब हम बात करते हैं कितने जो स्प्रिंग मटेरियल पे स्ट्रेसेस कितने आएंगे, किस तरीके से आएंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि एक तो शेयर लोड होता है, डायरेक्ट शेयर लोड, और एक स्प्रिंग मटेरियल पे टॉर्शनल लोड होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्शनल लोड की। तो अगर हम स्प्रिंग को पूरा ओपन करते हैं इस तरीके से, पूरी सिंगल लेंथ पे रखते हैं, तो पाई डी एन जो है इसकी लेंथ आती है। अब इस पे अगर ट्विस्टिंग या टॉर्शन लोड जो कि W इंटू डी बाई टू लग रहा है तो उस केस में स्ट्रेसेस कितना आएगा और डिफ्लेक्शन कितना आएगा वो देखते हैं। यहाँ देखिए टॉर्शन मोमेंट होगा W इंटू डी बाई टू, और इसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेस होगा
वो होगा shear stress इक्वल टू टॉर्शनल लोड यानी टॉर्शनल मोमेंट डिवाइड बाय सेक्शन मॉड्यूलस और T अपॉन पाई डी क्यूब अपॉन 16। सेक्शन मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंपोनेंट के लिए पाई डी क्यूब अपॉन 16। 16 ऊपर चला जाएगा तो 16 T अपॉन पाई डी क्यूब 16। अब वैल्यू रखेंगे W इंटू डी बाई टू अपॉन पाई डी क्यूब। तो ये जो होगा हमारा, इसको दोबारा से सोल्व करेंगे, दो से ये कैंसिल हो जाएगा तो शेयर स्ट्रेस, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस जो होगा 8WD अपॉन पाई डी क्यूब। ये हमारा टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस इस मटेरियल पर, इस क्रॉस सेक्शन पर, या फिर यहाँ समझ लीजिए 8D क्यूब अपॉन पाई डी, 8WD अपॉन पाई डी क्यूब, ये वैल्यू टॉर्शनल शेयर लोड यहाँ पर आएगा। और इसका जो रिलेशन होता है, सेंटर पे ये 0 होता है और एंड पर यानी जैसे जैसे डायमीटर वायर का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आगे देखिए, ये हमारा शेयर स्ट्रेस। अब दूसरी बात करते हैं, डायरेक्ट शेयर लोड की वजह से जो है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस आएगा। डायरेक्ट शेयर लोड है हमारा W1, जिसकी वैल्यू W के बराबर है डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। 4 ऊपर चला जाएगा तो 8W अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2D अपॉन डी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8WD अपॉन पाई डी क्यूब वैल्यू बन जाएगी जो इसके बराबर होगी इंटू डी अपॉन 2D। ये जो स्टेप हम कर रहे हैं, ये दोनों देखिए आप, 2D से 2D कैंसिल, स्मॉल d से d कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू 1 ही है। एक तरीके से हम W अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4W अपॉन पाई डी स्क्वायर में 1 का मल्टीपल कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हमने इस तरीके से 2D अपॉन डी से मल्टीप्लाई किया और 2D अपॉन डी से डिवाइड भी किया। तो अब आगे ये जो स्टेप आएगी, शेयर स्ट्रेस 2 यानी डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस 8WD अपॉन पाई डी क्यूब इंटू स्मॉल d अपॉन 2D। अब इसको अगर कॉमन लेंगे तो 8WD अपॉन पाई डी क्यूब, इसको ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो आप देखिए स्मॉल d अगर नीचे ले जाते हैं तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जिसकी वैल्यू होती है C, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा C, 1/2 का मतलब 0.5, यानी जो शेयर स्ट्रेस आएगा वो 8WD अपॉन पाई डी क्यूब 0.5 अपॉन C। अब देखिए शेयर स्ट्रेस का जो वेरिएशन, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन। तो हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक साइड में शेयर स्ट्रेस ऐड होगा टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस के साथ, दूसरे साइड में ये माइनस होगा, तो कोई ना कोई पॉइंट, कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर दोनों डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम हो जाएंगे और वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस टाउ 1 प्लस टाउ 2 यानी 8WD अपॉन पाई डी क्यूब 1 प्लस 0.5 से, यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर जो टोटल शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और टोटल शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस प्लस टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस के बराबर होगी, वही क्रिटिकल पॉइंट होगा। यानी हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा 8WD अपॉन पाई डी क्यूब इंटू 1 प्लस 0.5 अपॉन सी, तो ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाता है। अब इसे जो ये जो वैल्यू है 1 प्लस 0.5 अपॉन सी, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इसके लिए मैं इतना बड़ा ना लिख करके के एस एच लिख सकते हैं, यानी शेयर स्ट्रेस फैक्टर। तो के एस एच शेयर स्ट्रेस फैक्टर जो होगा 1 प्लस 0.5 अपॉन सी। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा 8WD अपॉन पाई डी क्यूब के एस एच शेयर स्ट्रेस फैक्टर, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट और लगेगा, और इस कांस्टेंट को जो हम नाम देंगे यहाँ पर देखिए कर्वेचर इफेक्ट। ये जो कांस्टेंट आएगा कर्वेचर इफेक्ट की वजह से, एक एक्स्ट्रा सेफ साइड लेने के लिए एक कांस्टेंट और यूज में आएगा। इन दोनों का जो मल्टीपल है उसको KW कहते हैं, वॉल फैक्टर, यानी KW इक्वल टू KSH इंटू KC। ये शेयर स्ट्रेस फैक्टर है और ये कर्वेचर फैक्टर, दोनों का मल्टीपल होगा, वॉल फैक्टर आएगा। और इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इससे आसानी से इसकी वैल्यू आ सकती है। और टॉ मैक्सिमम इक्वल टू 8W C अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू के वॉल फैक्टर, ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। इसके लिए हमें, अगर हम स्ट्रेंथ बेसिस पे अगर डिजाइन करेंगे तो ये अप्लाइड स्ट्रेस इट शुड बी लेस देन इक्वल टू परमिसिबल, जो यील्ड पॉइंट या
जो भी परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट दे रखी है उससे ये कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, फिर देखिए आप y मैक्सिमम के लिए डिफ्लेक्शन के लिए अगर एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा, y इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू। ये हम जानते हैं, u की वैल्यू हाफ टी थीटा, यहाँ पर t थीटा की वैल्यू टी एल अपॉन जी जे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे टी स्क्वायर अपॉन टू जी जे, टी की वैल्यू डब्ल्यू डी बाई टू अपॉन टू, डब्ल्यू डी अपॉन टू रखेंगे स्क्वायर करके। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एनर्जी की जो वैल्यू, स्टोर एनर्जी जो स्ट्रेन एनर्जी, फोर डब्ल्यू स्क्वायर कैपिटल डी क्यूब एन अपॉन जी डी पावर। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे लोड के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू फोर डी क्यूब एन अपॉन जी टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाएगा। फिर बचा वेरिएबल यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर बचेगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो टू डब्ल्यू इससे मल्टीप्लाई होगा तो एट डब्ल्यू डी स्क्वायर एन अपॉन जी डी की पावर फोर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और आप देख सकते हैं ये डिफ्लेक्शन होगा। और अगर हम स्प्रिंग रेट निकालना चाहें, स्प्रिंग स्टिफनेस निकालना चाहें तो W अपॉन वाई डिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, जी टी अपॉन एट सी क्यू वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए स्प्रिंग रेट जो है प्रोपोर्शनल टू एन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न अगर आप बढ़ा देते हैं किसी स्प्रिंग को तो उसकी स्प्रिंग रेट या स्टिफनेस बढ़ जाती है, घट जाती है। तो ये एक रिलेशनशिप। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे हेलिकल स्प्रिंग।